हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो बच्चे, आज के न्यूज़ पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा नया इनिशिएटिव मैंने आपके लिए किया है कि जो पुरानी खबरें हैं उनको जो है हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे ना। तो सबसे पहला जो रिवीजन किसी भी प्रकार का आप बच्चे कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें आपका सबसे पहले क्या करना है, आपको विद इन 24 आवर वो चीज़ पढ़नी है। तो जब भी आप कोई चीज़ जो है सीरीज में पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप कोई सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, तो अगले दिन जब आप सब्जेक्ट का नया चैप्टर शुरू करें या नया टॉपिक शुरू करें, तो जो प्रीवियस आपका जो टॉपिक है उसको एक बार जरूर देख लें ना, तो वो जो है आपके टच में रह जाती है। ठीक है, तो विद इन 24 आवर जो है आपको उस चीज को एक बार देखना जरूर है। ठीक है, तो आज का जो सेशन है बच्चे उससे हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमने कल क्या क्या खबरें पढ़ी थी। तो सबसे पहले न्यूज जो है आपका, हमने महिला कबड्डी वर्ल्ड कप पढ़ा था 2025 का। ये इंडिया के द्वारा जीत लिया गया है, चाइनीज ताइपे टीम को हमने हरा करके ये जीता है, याद रखिएगा। ठीक है, इंडिया। और उसके अलावा हमारी जो कैप्टन है, हमारी कैप्टन का भी नाम आपको याद रखना है, ऋतु नेगी। ठीक है, ऋतु नेगी जो है हमारी कैप्टन है और इन्होंने जो है भारत को ये वर्ल्ड कप जो है दिलाया है। ठीक है, अगली जो न्यूज थी बच्चे वो ये कि आईसीसी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए। मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 जो कि भारत और श्रीलंका के द्वारा को होस्ट किया जाएगा, इसमें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रोहित शर्मा को चुना गया है। अगली जो न्यूज है बच्चे, मलेशिया ने 2026 से 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा कर दी है। देश का नाम याद रखना, मलेशिया। ये आपका एक एशियन कंट्री है और कुआलालंपुर इसकी कैपिटल है। ठीक है, इतना याद रहेगा। उसके अलावा ये घोषणा ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी की गई थी। ठीक है, तो वो भी देश आपको याद रखना है। अगली बच्चे आपकी न्यूज हमने पढ़ी थी, हमारे एक जीएम है कहाँ के, उज्बेकिस्तान के। ठीक है, 19 वर्षीय उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावखीर सिंदारोव। ठीक है, इन्होंने इस बार का जो फिडे वर्ल्ड कप है, फिडे यानी कि चेस। ठीक है, तो फिडे वर्ल्ड कप जो है बच्चे, ये इस बार यहाँ उज्बेकिस्तान के जावखीर ने जीत लिया है और ये जो है इस खिताब को जीतने वाले सबसे युवा भी बन गए हैं। ठीक है, तो उम्र के हिसाब से जो है आपके सबसे छोटे जो है आपके प्लेयर हैं जिन्होंने कि वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। ठीक है, और इसके अलावा जो हमें याद रखना है वो है कि फिडे वर्ल्ड कप 2025 इसका आयोजन जो है भारत के द्वारा किया गया, भारत ने इसे होस्ट किया और ये जो है आपका गोवा में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? गोवा में हुआ है। ठीक है, तो नाम याद रखना, जावखीर सिंदारोव। उसके बाद बच्चे आपकी जो अगली न्यूज हमने पढ़ी थी वो है आपका G7। G7 जो है G8 होने वाला है। तो G7 में कौन कौन से आपके कंट्रीज हैं? आपका यूके है, जर्मनी है, इटली है, कनाडा है और आपका यूएसए, फ्रांस और जापान है। सारे के सारे डेवलप्ड नेशन है। ठीक है, ये G7 बच्चे आपका 2014 से पहले G8 हुआ करता था। 2014 में रसिया को यहां से एग्जिट कर दिया गया था, बाहर निकाल दिया था। तो दोबारा से जो है आपका यूरोपियन जो संघ है, यूरोपियन संघ ने दोबारा जो है आपका इस चीज पर सहमति जताई है कि रसिया को दोबारा से G7 में शामिल किया जाए। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है कि G7 में दोबारा से G7 जो है आपका दोबारा से G8 बन जाएगा क्योंकि रसिया को जो है इसमें शामिल कर दिया जाएगा। अगली न्यूज बच्चे हमने पढ़ी थी, अरुणाचल प्रदेश के दाओ भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है। ठीक है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में जो कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज, जनजातीय समुदाय है ना बच्चे, उनके द्वारा जो है आपका एक स्वॉर्ड बनाई जाती है, तलवार बनाई जाती है, ब्लेड बनाई जाती है। ठीक है, जो कि हाथों से बनती है। इसे कहते हैं दाव। क्या कहते हैं? दाव कहते हैं। और इसे जो है GI टैग दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है कि पूछा जाएगा दाव कहां से रिलेटेड है। ठीक है, तो दाव एक तलवार है और ये रिलेटेड है आपके अरुणाचल प्रदेश से। अगला बच्चे हमारा याद रखना है कि भारतीय सेना की जो नई वर्दी है, ठीक है, जो आपका कोर्ट कॉम्बैट है, उसे डिजाइन किया गया है किसके द्वारा? आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली यानी कि NIFT दिल्ली के द्वारा इसे जो है आपका डिजाइन किया गया है और इसे रिसेंटली जो है आपका इस ड्रेस के IPR भी मिले हैं। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं बच्चे जो कि दिए जाते हैं इस तरीके की चीजों के लिए, जो क्रिएटिव चीजें अगर कोई बना रहा है, ठीक है, तो उनके लिए राइट दिए जाते हैं जो कि कानूनी अधिकार होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है कि NIFT दिल्ली के द्वारा जो है आपका कोर्ट कॉम्बैट डिजाइन किए गए हैं हमारी आर्मी के लिए और उनको इस चीज के IPR दिए गए। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करेंगे आज की खबरों को पढ़ना। पहले थोड़ा सा ब्रेक ले लो, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसे एक बार जो है आप संभाल लो। ठीक है, दिमाग में जो है उसे फिट कर लो, उसके बाद में जो है आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे, आपको याद रखना है 53rd इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025। ठीक है, अब एमी पुरस्कार जो है 2025 के लिए अनाउंस हो गए हैं। ठीक है, और इस बार जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार मिला है यह है आपका ओरियोल प्ला। ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी में बच्चे आपकी सेरेमनी हुई थी, उसी में जो है आपका सभी को दिए गए हैं। ओरियोल प्ला है आपकी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है, इनका नाम है एना मैक्सवेल। ठीक है, तो इनको दिया गया है एना मैक्सवेल और ओरियल प्लो। ठीक है, तो इन दोनों को जो है आपका बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस का जो है आपका अवार्ड दिया गया है।
लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा जो दिलचस्प होगा और पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन होगा वो होगा एक भारतीय अभिनेता के बारे में। ठीक है, एक इंडियन एक्टर है बच्चे, इनका नाम है दिलजीत दोसांझ। अब सभी लोग जो है एक्टर से ज्यादा इनको सिंगिंग के लिए जानते हैं, है ना, सभी लोगों ने दिलजीत के गाने तो सुने होंगे। तो बच्चे दिलजीत दोसांझ को 2025 में इंटरनेशनल एमी अवार्ड में परफॉर्मेंस के लिए नॉमिनेट किया गया था, उनकी परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, उन्हें नेटफ्लिक्स फिल्म अमर सिंह चमकीला में अपने रोल के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर के लिए नॉमिनेशन मिला था। ठीक है, लेकिन ये नॉमिनेशन था, इन्होंने जीता नहीं है। ठीक है, लेकिन नॉमिनेशन भी था बच्चे, है ना, ये इंटरनेशनल अवार्ड जो है आपके होते हैं। तो आपको याद रखना है कि दिलजीत दोसांझ जो है अपनी मूवी अमर सिंह चमकीला में परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे नॉमिनेट हुए थे, उन्होंने ये जीता नहीं है। तो इस तरीके से जो है आपका इंटरनेशनल एमी अवार्ड क्या है, चर्चाओं में है। ठीक है, अगला आपका है स्टेट है बच्चे आपका आंध्र के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में 3 नए जिलों मार्कापुरम, मदनापुले और आपका पीलवरम इसके गठन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही जिलों की संख्या 26 से बढ़कर के 29 हो गई है। ठीक है, अब थोड़ा सा बचे हमें याद रखना है। ठीक है, इंटरेस्टिंग न्यूज है और इंपॉर्टेंट न्यूज भी है। आंध्र प्रदेश आप लोग जानते हैं यहाँ के सीएम जो है आपके एन चंद्रबाबू नायडू है। ठीक है, आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, तो नायडू जो है आपके यहाँ के सीएम है और उन्होंने घोषणा करी है, इन्होंने घोषणा करी है कि 3 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे, जिले बनाए जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से जिले हैं बच्चे, मार्कापुरम है, एक आपका मदनापुले है और दूसरा आपका पीलवरम है। ठीक है, तो 3 नए डिस्ट्रिक्ट बनेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि आपको पूछा जाएगा कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश में कितने जिले हैं। ठीक है, तो वर्तमान में आपके आंध्र प्रदेश में बच्चे 26 थे और 26 बढ़ करके आपके 29 हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले जो है आपका 2022 में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों का गठन किया था। इसमें जिलों की कुल संख्या 13 से बढ़ करके 26 हो गई थी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो है आपकी 13 और ये बच्चे आपके पिछले अगर आप देखेंगे 2022 और 2025 है ना, मतलब पिछले 2-3 सालों में ही जो है यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट है वो बने हैं। उससे पहले आंध्र प्रदेश जो है आपका 1951 में जो है आपका 1952-53 में जो है आपका बन गया था, है ना, और ये जो है आपका तब से लेकर के 2022 तक सिर्फ 13 जिलों वाला राज्य था। सिर्फ यहाँ पे जो है आपके 13 जिले थे। बाद में 2022 में नए 13 जिले बनाए गए, ये आपके 26 हो गए और अब 2025 में दोबारा से इन 26 को भी बढ़ा करके 29 कर दिया गया। ठीक है, तो कितने बने हैं रिसेंटली, 3 बने हैं बच्चे, मदनापुले है, मार्कापुरम है और पीलवरम है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। अगली जो खबर है बच्चे वो एक स्टेट है और उसकी एक स्कीम है। ठीक है, स्टेट का नाम है बच्चे झारखंड और स्कीम का नाम है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान। ठीक है, तो योर स्कीम योर गवर्नमेंट एंड योर डोर स्टेप कैंपेन। ठीक है, ये आपका चलाया गया है किसके द्वारा, झारखंड के द्वारा। ठीक है, उद्देश्य क्या है, सरकारी योजनाओं और सेवाओं को सीधे नागरिकों के द्वार तक पहुंचाना। ठीक है, पंचायती वार्ड आपका गांव स्तर, वार्ड स्तर, ठीक है, पंचायत के लेवल पे, मतलब कि गवर्नमेंट की जो स्कीमें होती हैं बच्चे, है ना, उसके बारे में ये तो पढ़े लिखे लोगों को ही पता होता है, ये फिर जो जैसे आप लोग हैं करंट अफेयर की तैयारी करते रहते हैं, है ना, एग्जाम के लिए आप लोगों को ही पता होता है। जिन लोगों के लिए वो स्कीम बनाई गई है उन लोगों को बहुत कम पता होती है चीजें। ठीक है, तो उन लोगों तक ये योजनाओं को पहुंचाना है, उन लोगों तक सरकार के जो स्कीम्स है उनका लाभ भी उनको बताना है, बेसिकली उनको अवेयर करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपका कैंपेन चला गया है, याद रखना। प्रक्रिया क्या होगी, इसके तहत राज्य भर में शिविर कैंप्स आयोजित किए जाएंगे जहां पर के विभिन्न विभागों के अधिकारी एक ही साथ एक ही स्थान पर मौजूद होंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपका ये कैंपेन जो है आपका है, मतलब कोई योजना नहीं है ये, है ना, इसे योजना तो नहीं कहा जा सकता, बस एक कैंपेन है। इस कैंपेन में वही होगा, शिविर लगाए जाएंगे, लोगों को जो है योजनाओं के बारे में अवेयर किया जाएगा, बताया जाएगा कि ये जो है आपका किसानों के लिए ये वाली योजना है, मजदूरों के लिए आपकी ये वाली योजना है, महिलाओं के लिए ये वाली योजना है, इसके लिए ऐसे अप्लाई करना है, इससे ये बेनिफिट आपको मिलेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये काम किसने किया है, झारखंड ने किया है। ठीक है, एक बार बोर्ड में देखना है, एक बार बिना बोर्ड में देखे हुए उस खबर को याद करना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बच्चे कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान किसका है, यह है आपका किसका, झारखंड की सरकार का। ठीक है, अगला स्टेट है आपका ये उड़ीसा। अब उड़ीसा में क्या हुआ है, उड़ीसा बच्चे आपका काफी चर्चाओं में रहता है ना, लगभग जो है हम हर दूसरे तीसरे दिन इसकी खबरें पढ़ते रहते हैं। उड़ीसा से एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है जो अभी हमारे देश के नेशनल हेड है
है ना, यानी कि हमारे देश के राष्ट्रपति। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 27 नवंबर 2025 को शीतकालीन सत्र के पहले दिन उड़ीसा विधानसभा को अपना पहला संबोधन दिया गया। ठीक है, वह विधानसभा में संबोधन देने वाली भारत की प्रथम कार्यरत राष्ट्रपति बन गई है। वह पहली बार 2000 में उड़ीसा विधानसभा के लिए चुनी गई थी। उन्होंने श्री पटनायक के मुख्यमंत्रित्व में मंत्रिपरिषद में स्थान पाया था। उन्हें 2004 में विधानसभा के लिए पुनः चुना गया था। ठीक है, तो ऑलरेडी देखिए विधानसभा इनके लिए कोई नई चीज नहीं है। ऑलरेडी इन्होंने एमएलए का पद जो है अलग अलग टाइम पीरियड में संभाला, विधायक रही है ये। ठीक है, लेकिन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे संबोधन देने वाली ये पहली कार्यरत राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो ये इनके लिए अपने उसमें पर्सनल स्पेयर में देखेंगे तो काफी बड़ी अचीवमेंट है बच्चे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, आपको पूछा जाएगा कहाँ की विधानसभा में दिया है, उड़ीसा इनका स्टेट है, अपना स्टेट है। ठीक है, तो उड़ीसा विधानसभा में ये इनके द्वारा संबोधन जो है आपका दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले एक ऑपरेशन का नाम हमें याद रखना है, ऑपरेशन पवन। इसको भारतीय शांति सेना IPKF के द्वारा अक्टूबर 1987 में श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप को लिट्टे के कब्जे से मुक्त कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया। अब ये बच्चे आपका LTT है, बेसिकली ये आपका एक कह सकते हैं इनके अकॉर्डिंग, तो ये जो LTT है ना, ये बच्चे आपका आतंकवादी संगठन ही कहेंगे इसे, है ना, क्योंकि सेपरेटिस्ट है, मतलब कि श्रीलंका को जो है आपका यहाँ पे ये बहुत सारी वैसे कामों के लिए जाने जाते हैं, है ना, तो एक तरीके से जो है आपका सही नहीं माना जाता है। तो अभी क्या हुआ है कि ऑपरेशन पवन जो है आपको बच्चे भारतीय शांति सेना इन्होंने चलाया था, जो आपका IPKF है, भारतीय शांति सेना के द्वारा चलाया गया था। और इन्होंने जो है आपका अक्टूबर 1987 में 1987 में, ठीक है, 1987 में जो है आपका श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप को, किसे, जाफना प्रायद्वीप को जो है आपका LTTE के कब्जे से मुक्त करवाया था। ठीक है, यह भारत श्रीलंका समझौते का एक हिस्सा था। यह 1987 से 1990 तक चला था। इस ऑपरेशन में शहीद हुए सैनिकों को पहली बार राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में औपचारिक रूप से श्रद्धांजलि दी गई। ठीक है, तो ये इसके कारण आपका हिस्टोरिक इवेंट आपका चर्चाओं में रहा है। ये थोड़ा सा बच्चे आपको याद रखना है। ठीक है, अधिकतर हम बहुत सारे इंडियन आर्मी के जो आपके ऑपरेशन होते हैं उन्हें हम पढ़ते रहते हैं, जो प्रीवियसली किए गए हैं ना, पुराने उसमें जो समय में किए गए। अभी ऑपरेशन पवन इसीलिए दोबारा से चर्चाओं में आया है क्योंकि पहली बार हुआ है कि यहाँ पे जो इस ऑपरेशन पवन में जिन लोगों ने अपनी जान दी थी, उन शहीदों को जो है आपका यहाँ पे उनके लिए जो नेशनल वार मेमोरियल है नई दिल्ली में ना, वहां पे जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑपरेशन पवन का जो सिग्निफिकेंस है वो करंट में बढ़ता है और इसके बारे में आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑपरेशन पवन को याद रखना बच्चे, ये आपका कहाँ पे किया गया था, जाफना प्रायद्वीप में किया गया था। और जाफना प्रायद्वीप को जो है एक तरीके से छुड़ाने के लिए किया गया था, किसके कब्जे से, LTTE के कब्जे से। ठीक है, याद रखना इतना बस। अगली खबर आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। स्कॉटलैंड में राष्ट्रमंडल खेलों की जनरल असेंबली की मंजूरी के बाद अहमदाबाद को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के आधिकारिक औपचारिक रूप से दे दिए गए हैं। तो फाइनल बच्चे न्यूज आपकी फाइनल हो गई है कि 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम है वो भारत के द्वारा होस्ट किया जाएगा और अहमदाबाद को जो है आपका इसके राइट्स मिल गए हैं। ठीक है, अहमदाबाद ने जो है एक तरीके से ये बोली अपने नाम कर ली है। उससे पहले आपको प्रश्न पूछा जाएगा, अब यहाँ से जितना ही करंट में इंपॉर्टेंट है उतना ही बच्चे आपका इसका स्टैटिक भी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत जो है राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कर रहा है। 2010 में ऑलरेडी नई दिल्ली ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। ठीक है, 2030 के CWGA से देश की महत्वाकांक्षा और 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित होगी, जिसके लिए भारत ने अहमदाबाद को मेजबान शहर के रूप में नामित कर बोली लगाई है। ठीक है, ये दोनों ही चीजें बच्चे आपको याद रखनी है। एक तो कॉमनवेल्थ आपका अहमदाबाद के द्वारा ही होस्ट किया जाएगा 2030 में। ठीक है, दूसरी बार जो है यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, एक तो ये याद रखिएगा। उसके अलावा जो है आपका भारत ने कौन से वाले ओलंपिक के लिए जो है एक तरीके से प्रपोजल किया है। ठीक है, तो हमने दिया है बच्चे 2036 के लिए, ये भी आपको याद रखना है। 2036 ना, तो हो सकता है कि 2036 का जो ओलंपिक है वो भारत में हो जाए। ठीक है, तो एक तरीके से अब चूंकि बच्चे ये कॉमनवेल्थ भी जो है छोटा मोटा इवेंट तो होता नहीं है, बहुत बड़ा इवेंट होता है। ठीक है, तो ऑलरेडी हम इसे एक बार करवाया हुआ है, तो 2036 में जो ओलंपिक है वो यहाँ हो भी सकता है। ठीक है, इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो आपके समय के साथ में होंगे, लेकिन फिलहाल इतना पूछा जा सकता है कि हमारी प्रतिबद्धता ये कौन से साल के ओलंपिक को होस्ट करने की है, तो 2036 का। ठीक है, और अभी जो आपका राष्ट्रमंडल खेल है वो 2030 का भारत में होगा, अहमदाबाद के द्वारा होस्ट किया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इसे। अगला बचे
थोड़ा सा जो 2030 का CWG होगा ना, इसमें कुछ खास बात भी होगी। ठीक है, इसमें आपका खास बात भी होगी। पहली बार जो है 1930 में हैमिल्टन कनाडा में ये इनका आयोजन किया गया था। ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का। ठीक है, 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? हैमिल्टन में। ठीक है, हैमिल्टन बच्चे आपके कहाँ पे है? कनाडा में है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इस तरीके से जो है आपके 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे 2030 में। तो 2030 का जो CWG गेम्स है वो ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 100 साल कंप्लीट होने वाले हैं इन गेम्स को। ठीक है, अगला बच्चा एक रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 को COP30 शिखर सम्मेलन में जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक देश है। यह मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र के कारण है, जिसमें पशुधन जैसे कि गाय और भैंस और धान की खेती प्रमुख स्रोत है। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है। ठीक है, रिपोर्ट जो है किस नाम से है? ये है आपकी ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट। पूछा जाएगा किसने लॉन्च किया है, तो UNEP के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। पूछा जाएगा कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो इस बार का जो COP30 है शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? आपका बेलेम में हुआ है। बेलेम कहाँ पे है? ब्राजील में है। ठीक है, तो बेलेम ब्राजील में जो है इन्होंने ये रिपोर्ट बच्चे आपके पेश की है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत जो है चाइना और संयुक्त राज्य अमेरिका USA के बाद में दुनिया का तीसरा, ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक देश है। इतना आपको याद रखना है। और बाकी बच्चे मीथेन का जो उत्सर्जन है वो कहाँ से होता है? नेचुरली वो आपका होता है पशुधन से, लाइव स्टॉक से। ठीक है, धान की खेती से जो है आपका मीथेन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। अगली भी आपकी हमारी एक रिपोर्ट ही है, वैश्विक विकास प्रतिबद्धता सूचकांक CDI से कहा जाता है। ठीक है, ये आपके बच्चे CDI है, ग्लोबल डेवलपमेंट कमिटमेंट इंडेक्स CDI 2025। ठीक है, भारत का 36वां स्थान जो है बच्चे इसमें मिला है। तो इंडिया की रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सूचकांक सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है और यह मूल्यांकन करता है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश वैश्विक विकास और कल्याण में किस हद तक योगदान दे रहे हैं। तो टॉप 3 कंट्रीज बच्चे आपकी, टॉप 3 कंट्रीज जो है आपकी, इसमें आपके कौन से हैं? स्वीडन है, जर्मनी है, नॉर्वे है। अमेरिका 28वें स्थान पर है और चाइना जो है आपके 34वें स्थान पर है। इतना हमें याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हमारा जो नंबर है 36वां। ठीक है, 36वां याद रखेंगे। उसके अलावा टॉप में जो है आपका स्वीडन है और CDI का मतलब आपका होता है ग्लोबल डेवलपमेंट कमिटमेंट इंडेक्स। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि बच्चे जब ये आपकी रिपोर्ट निकाली जाती है ना, तो इसमें जो 36वां नंबर है इंडिया का वो तो ओवरऑल रैंक है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, जब रिपोर्ट आती है तो उसमें आपके बहुत सारे अलग अलग सेक्टर होते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे ओवरऑल रैंक हमारी 36 है, इन्वायरमेंट में हमारी रैंक 8 है, ट्रेड में जो है 38 है, फाइनेंस में आपके 38 थे, इन्वेस्टमेंट में हम 31 नंबर पे, सिक्योरिटी में 31 नंबर पे, हेल्थ पे जो है आपके 26 नंबर पे है। लेकिन ज्यादा फोकस हमें किस पे करना है? इन दोनों पे बच्चे। ओवरऑल रैंक जो है आपका 36 है और इन्वायरमेंट के उस पे जो है हम 8वें नंबर पे है। ठीक है, अगला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के उन्नत इंफिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया है और विक्रम-1 जो कि भारत की पहली निजी रूप से विकसित वाणिज्यिक कक्षीय रॉकेट है, इसका अनावरण किया है। ठीक है, तो ये भी जो है अपने आप में बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। आपको पूछा जाएगा भारत में वो उस रॉकेट का नाम बताइए जो कि किसी निजी कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, तो इसका नाम है विक्रम-1। ठीक है, तो विक्रम-1 को बच्चे आपका अनावरण जो है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक है, तो हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस, कंपनी का नाम भी याद रखना। ठीक है, पूछा जाएगा किसने बनाया है, तो विक्रम-1 जो है स्काई रूट का पहला कक्षा स्तरीय प्रक्षेपण यान है, जिसे छोटे उपग्रहों को निचली पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ये जो है आपका किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया पहला रॉकेट है और इसका नाम है विक्रम-1, कंपनी का नाम है स्काई रूट। ठीक है, अगला जो है जाते जाते एक समिट भी याद रखिएगा। ठीक है, दूसरे नंबर का है बच्चे, मतलब इसका दूसरा एडिशन है, सेकंड WHO ग्लोबल समिट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्लोबल समिट होता है। ठीक है, वो आपका बच्चे 17 से लेकर के 19 दिसंबर 2025 तक होगा। ठीक है, और कहाँ पे ये होगा? आपका नई दिल्ली में। ठीक है, तो नई दिल्ली में होने वाला है, याद रखिएगा। दूसरे नंबर का है। ठीक है, अभी ये आपका इसका सेकंड एडिशन है, इससे पहले ये एक ही बार हुआ है। तो WHO का जो ग्लोबल समिट है वो होने वाला है आपका भारत में। दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन। ठीक है, इसका आयोजन भारत के द्वारा किया जाएगा नई दिल्ली में। साथ में जो है शहर भी आपको याद रखने हैं।
और आपको क्या करना है, क्लासेस को शेयर करना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और ये बच्चे हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर कि टेक्निकल के नॉन टेक की बात होती है, उसे जो है आप लोगों को ज्वाइन करना है, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर कल के सेशन में। कल बच्चे आपका मैराथन भी है, सुबह जो है 8 बजे से शुरू हो जाएगी, तो मैराथन क्लास में भी जो है आप जुड़ना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे जो है आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही चीज़ों को जो है आपको करवाया जाएगा, ठीक है। तो एक फाइनल जो है बच्चे आपका रैप किसके लिए, SSC JEE के लिए, ठीक है, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो कल सुबह जो है 8 बजे मिलते हैं मैराथन क्लास की शुरुआत में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।